दोस्तों, एक महिला अपने पति के साथ कार से रोजाना जाती थी उसी रास्ते पर। और जब वहां पे ट्रैफिक जाम लग जाता था तो वहां पे कुछ बच्चे जो भीख मांगने वाले होते थे वो आकर के किसी की भी गाड़ी को घेर लेते थे और पैसे मांगने लगते थे। लेकिन उसमें से कोई बच्चा गुब्बारा बेचता था तो कोई पेन बेचता था या फिर कोई कुछ भी बेचता रहता था और वहां पे आता था और जबरदस्ती मैडम ले लीजिए, आंटी ले लीजिए। और एक दिन अचानक उसमें से एक बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है और वो महिला जब उसे पता चलता है तो वो बच्चा कोई और नहीं होता है बल्कि उसी महिला का बच्चा होता है जो रोज वहां पर आकर के भीख मांगता है, वो लड़का। दोस्तों, ऐसी क्या मजबूरी थी कि जो एक महिला थी वो कार से जा रही थी अपने पति के साथ में और वो बच्चा जो भीख मांगता था वो पता चला कि वो उसी का बच्चा है। आखिर किस मजबूरी में वो अपने बच्चे को छोड़ी थी। दोस्तों, सारी सच्चाई जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये दिल्ली के बदरपुर और नेहरू प्लेस की है। वहीं से बदरपुर के रहने वाले एक शेखर नाम का एक व्यक्ति होता है और एक महिला जिसका नाम होता है रंजना। दोनों पति पत्नी होते हैं। उनका अक्सर आना जाना होता था नेहरू प्लेस की तरफ। वहीं पे उनकी एक बहुत बड़ी शॉप होती है जो कंप्यूटर वगैरह मोबाइल की दुकान होती है। उसी दुकान पर दोनों पति पत्नी कार से जाया करते थे। लेकिन आए दिन ट्रैफिक में फंसने की वजह से वहां पे जो भी बच्चे होते थे जो भीख मांगते थे रोड पर, वो आकर के गाड़ियों को घेर लेते थे और वहां पे कोई शीशा साफ कर देता था तो कोई पेन बेचता था, कोई फूल बेचता था, कोई गुब्बारा बेचता था। बच्चे बोलते थे कि मैडम जी ले लीजिए, आंटी जी ले लीजिए। उसमें से एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है राजू। वो एक दिन आता है और कहता है कि आंटी ये मेरे गुब्बारे ले लीजिए ना। वो कहती है कि नहीं बेटा, मैं गुब्बारे क्या करूंगी। वो कहता है कि अपने प्यारे से बच्चे के लिए। वो कहती है कि मेरे पास अभी मेरा बच्चा नहीं है, जब तक मेरा बच्चा आएगा तुम्हारा गुब्बारा फूट जाएगा। वो कहता है कि नहीं, आप ले लीजिए ना प्लीज, सुबह से एक भी नहीं बिका है। वो कहती है कि कितने का है। वो कहता है बच्चा कि 10 रुपए का है। क्योंकि वो बच्चे की बोली इतनी अच्छी थी, इतना मासूम वो बच्चा था कि उसकी जो बातें थी रंजना को बहुत पसंद आती थी। जब रंजना गुब्बारे लेती है तो 10 रुपए का गुब्बारा होता है उसे 50 रुपए देती है। वो कहता है कि आंटी जी मेरे पास तो खुले पैसे नहीं है, मैं कैसे दूं। वो कहती है कोई बात नहीं बेटा, इसे रख लो, तुमको दी हूँ। इसके वजह से वो पैसा रख लेता है और वहां से वो चला जाता है और रंजना भी अपने पति के साथ अपनी दुकान पे चली जाती है। लेकिन अगले दिन जब वो मिलता है तो वो पेन लेकर के आता है और कहता है कि आंटी जी अब आप गुब्बारे नहीं खरीदते थे तो इसीलिए मैं आपके काम की चीज लाया हूँ, मैं आज पेन लेकर के आया हूँ, आप पेन ले लीजिए ना। वो कहती है कि बेटा मैं पेन भी क्या करूंगी। वो कहता है कि नहीं, आप बहाने मत करिए, पेन ले लीजिए। क्योंकि वो बच्चा जिसकी उम्र 8 साल होती है और वो काफी मासूम होता है और बहुत ऐसी ऐसी बातें करता है कि रंजना को मन में वो बसने लगता है और धीरे धीरे उस बच्चे से रंजना को प्यार हो जाता है। और उस दिन वो पेन का पूरा पत्ता ही ले लेती है, उसे 200 रुपए दे देती है और पूछती है कि बेटा ये कितने की पेन है। वो कहता है कि आंटी 10 के 2 है। वो कहती है कि ठीक है। इसके बाद वो 200 रुपए दे के जब पेन पूरी ले लेती है, बहुत ही बच्चा खुश होता है। रंजना पूछती है कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं, कहाँ पे रहते हो। वो कहता है कि मेरे मम्मी पापा नहीं है, मैं अपनी दादी के साथ में रहता हूँ। मैं यहीं पे एक झोपड़पट्टी है उसी में मैं रहता हूँ और मेरी दादी मेरे साथ में रहती है। वो कहती है कि ठीक है। पूछती है कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है। वो कहता है कि मेरा नाम राजू है और मैं लोग पिछले कपड़े में होता है। वो कहती है कि ठीक है। इसके बाद वो चला जाता है और ये भी रंजना भी चली जाती है। इसके बाद 2-3 दिन के बाद फिर से वहीं पे जाम लगता है। जो बच्चे होते हैं भीख मांगने वाले, जो कुछ बेचने वाले, वहां पे दौड़ करके तो आते हैं, लेकिन जो साथ में राजू आता था जो इतनी मीठी मीठी बातें करता था वो नहीं आता है। रंजना उसे निहारती रहती है क्योंकि रंजना को भी इंतजार होता है कि राजू कहीं दिख जाए। इसके वजह से वो उसे देखती है लेकिन वो नहीं आता है। तब जाकर के वो बच्चों से पूछती है कि बेटा वो जो तुम्हारे साथ में वो बच्चा रहता था जिसका नाम राजू था वो क्यों नहीं आया। वो कहते हैं सारे बच्चे कि मैडम जी उसका एक्सीडेंट हो गया है, इसी की वजह से वो नहीं आया है। वो कहती है कि क्या हुआ उसको। वो कहते हैं बच्चे कि वो घर से आ रहा था यहीं कुछ बेचने के लिए, लेकिन रास्ते में उसे एक कार वाले ने
ठक्कर दे दिया और इसकी वजह से उसके सर में बहुत ज्यादा चोट आई है। वो अपने पति से कहती है कि देखिए ना कितना मासूम बच्चा था, मैं उसे एक बार देख करके आती हूँ। वो कहता है, शेखर जो होता है उसका पति, वो कहता है कि ठीक है जाना, लेकिन जल्दी चले आना, और मैं तो नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरे कस्टमर का टाइम हो गया है, दुकान खोलने का भी टाइम हो गया है, मैं जा रहा हूँ। वो कहती है कि ठीक है आप जाइए, मैं बाद में चली आऊंगी। रंजना बच्चों से कहती है कि रंजना बच्चों से कहती है कि क्या तुम मुझे राजू के घर तक लेकर के चलोगे? वो कहते हैं कि ठीक है मैडम जी, हम आपको लेकर के चलेंगे। रंजना वहीं से ऑटो करती है और बच्चों को भी बिठाती है ऑटो में और खुद भी बैठती है और उन लोगों के बताए हुए रास्ते पर उसके घर तक पहुंचती है। वहां जाने के बाद वो देखती है कि एक बूढ़ी बुजुर्ग महिला जो उस दरवाजे पर बैठी होती है, काफी मायूसी छाई होती है उनके चेहरे पर, वो बैठी होती है। वो जैसे ही वहां पे पहुंचती है, वो महिला सर ऊपर करके जब रंजना को देखती है, रंजना एकदम देख करके उसे भौचक्का हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर यहाँ पे ये कौन, क्योंकि वो कोई और नहीं होता है, वो बुजुर्ग महिला, जबकि वो रंजना की सास ही होती है। दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है कि जो अपने पति के साथ कार में घूम रही है और सास ऐसे झोपड़पट्टी में। दोस्तों इसके पीछे की कहानी है जो रंजना की पिछली जिंदगी में जाना पड़ेगा। जो रंजना की बीती हुई जिंदगी थी वो ऐसी थी कि रंजना रहने वाली थी लखनऊ की और वहीं पे उसका परिवार भी रहता था और सारी पढ़ाई लिखाई उसका वहीं पे पूरा हुआ था। और इसी बीच जब वो ग्रेजुएशन कर रही थी तो उसी समय उसे एक लड़के से प्यार होता है जिसका नाम राजू होता है। और राजू से प्यार होने के बाद वो अपने परिवार में प्रस्ताव रखती है कि पिताजी मैं शादी करूंगी तो राजू से करूंगी। जबकि उसे परिवार वाले देखते हैं राजू को तो कहते हैं कि नहीं, उससे शादी नहीं करनी है, हम तुम्हारी शादी एक अच्छे लड़के से करेंगे और अपनी रिश्तेदारी में करेंगे जहां हमें सब मालूम हो। वो कहती है कि नहीं। और जानते हैं दोस्तों, ये उम्र ही कुछ ऐसी होती है कि इसमें कुछ पता नहीं चलता है कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। और यही हाल रंजना के साथ भी हुआ। रंजना ने आओ देखा न था, वो बोलती है कि आप लोग चाहे कुछ भी करिए, मैं तो शादी करूंगी तो राजू से करूंगी। परिवार वाले कहते हैं कि हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। वो कहती है कि ठीक है। इसके बाद वो राजू के साथ चली जाती है और वहां जाकर के राजू के साथ में वो मंदिर में शादी कर लेती है। शादी होने के बाद राजू और रंजना एक साथ रहने लगते हैं। इसके बाद एक ही साल के बाद उसे बहुत ही सुंदर एक प्यारा सा बच्चा होता है जिसका नाम वो लोग बड़े ही प्यार से रजत रखते हैं। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और इसी बीच रंजना की जिंदगी में एक और घटना घटती है। उसे पता चलता है कि जो उसका पति है जिससे वो इतना ज्यादा प्यार करती थी वो एक हिस्ट्री सीटर व्यक्ति है। जब इस बारे में पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि मैंने किससे प्यार कर लिया, किससे शादी कर ली, इसकी जिंदगी का तो कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इसे समझाऊंगी, अपने प्यार का वास्ता दूंगी तो शायद ये रास्ते पर चले आए। लेकिन जब उसे राजू को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखिए ये रास्ता बहुत ही गलत है और हमेशा बर्बादी की तरफ ही ले जाएगा। आप इज्जत की रोटी खाइए और अच्छे से कमाइए, हम नमक रोटी ही खाएंगे लेकिन हम खुश रहेंगे। लेकिन ऐसी कमाई हमें नहीं चाहिए जो आपकी जान ही गंवानी पड़े या फिर आपकी जान गंवा कर ही चुकानी पड़े। वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मैं जिस रास्ते पर चल चुका हूँ वापस नहीं आ सकता, क्योंकि वो बड़े बड़े गुंडे मावालियों के साथ में रहता है। रंजना उसे बार बार समझाती है लेकिन राजू समझता नहीं है। और अचानक एक दिन ऐसा होता है कि कुछ लोगों के साथ में राजू आ रहा होता है और उसकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। इसके बाद अब रंजना अकेली हो जाती है और रोने लगती है। और जो माता पिता रंजना के जो शादी के बाद उसका मुंह नहीं देखे थे, उन लोगों को जब पता चलता है तो वो रंजना के पास आते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम हमारी एक ही बेटी थी, अब जो हुआ तुम्हारे साथ उसको भूल जाओ, इसके बाद हम तुम्हारी शादी बहुत ही अच्छे घर में करा देंगे और अच्छे लड़के से करा देंगे जिसके पास धन दौलत होगा, तुम आराम करोगे। वो कहती है कि नहीं पिताजी, मेरे पास एक 1.5 साल का बच्चा है, मैं इसी के सहारे अपनी जिंदगी काट लूंगी। लेकिन जो राजू के माता पिता होते हैं वो रंजना को कहते हैं, समझाते हैं कि देखो बेटा तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी है, आज ही तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी, इससे अच्छा है कि तुम अपने माता पिता की बात मान लो। और रही बात बच्चे की, तो बच्चे को हम संभाल लेंगे और बहुत ही अच्छे से संभालेंगे।
तुम इसकी चिंता मत करना, बच्चे को हम बहुत ही प्यार से संभाल लेंगे। वो कहती है कि ठीक है। लेकिन वो इतनी ठोकरें खाने के बाद जब रंजना अपने आप से फैसला लेती है तो वो राजी हो जाती है और कहती है कि ठीक है। अपने दिल पर पत्थर रख के जब घर से निकलती है तो बहुत ही ज़्यादा रोती है अपने बच्चे को देख करके। वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी मजबूरी थी और वो अपने माता पिता के साथ चली जाती है। जब वहाँ पे जाती है तो वो लोग लड़के देखना शुरू कर देते हैं और अपने ही रिश्तेदार लोगों से पता चलता है कि एक लड़का जिसका नाम शेखर है, उसका बहुत ही अच्छा परिवार है। जो परिवार के सारे लोग हैं वो दिल्ली में ही रहते हैं, उनका अपना खुद का फ्लैट है, एक बहुत बड़ी शॉप है नेहरू प्लेस में, और कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल सारे कुछ की वहीं पे बहुत बड़ी शॉप है। जब इतना सारा पता चल जाता है तो उसके माता पिता ये रिश्ता लेकर के वहां पे जाते हैं। तो जब लड़की की फोटो दिखाई जाती है रंजना की, तो वो लोग देखते हैं और एक ही नज़र में पसंद कर लेते हैं। और इसके बाद जब शेखर को रंजना के माता पिता देखते हैं तो वो लोग भी पसंद कर लेते हैं। लेकिन जो शेखर के माता पिता होते हैं वो एक प्रस्ताव रखते हैं कि लड़की लड़का देख लें भाई साहब, इसके बाद बात आगे बढ़ेगी। फिर रंजना और शेखर को मिलाया जाता है। लेकिन रंजना के जो माता पिता होते हैं वो रंजना से पहले से ही बोलते हैं कि देखो, जो भी तुम्हारे साथ हुआ तुम्हारी पिछली जिंदगी में, वो कभी नहीं बताना किसी को भी, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी फिर से बर्बाद हो सकती है। वो सब कुछ भूल जाना और अपनी नई जिंदगी शुरू करना। इसीलिए रंजना किसी भी बात को शेयर नहीं करती है अपने पति शेखर से। इसके बाद शादी की बात होती है और शादी का डेट पड़ जाता है, शादी भी हो जाती है। जब शादी हो जाती है तो शेखर रंजना को लेकर के सीधे दिल्ली चला जाता है। वहां जाने के बाद शेखर और रंजना एक अलग मकान होता है उसमें रहते हैं और सास ससुर जो होते हैं वो फ्लैट में रहते हैं। इसके बाद जो शेखर होता है वो अपनी दुकान को खुद संभालता था, लेकिन शादी होने के बाद रंजना और शेखर दोनों मिलकर दुकान को संभालते थे। जो शेखर का घर था वो बदरपुर बॉर्डर के पास था, वहीं से नेहरू प्लेस आना जाना इनका डेली का होता था, क्योंकि दोनों पति पत्नी कार में बैठ करके उसी रास्ते से जाया करते थे जहाँ पे वो बच्चे भीख मांगा करते थे। और यही कहानी है कि जब वो एक्सीडेंट होता है, जब अपने सास को देखती है तो कहती है कि वो कौन था बच्चा। वो कहती है उसकी सास कि वो तुम्हारा ही बच्चा था, रजत था। हम प्यार से उसे राजू ही बुलाते हैं, क्योंकि मेरा बेटा जब से खत्म हो गया मैं उसको अब प्यार से राजू ही कहने लगी थी। इसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाती है। रंजना जैसे ही अपने सास को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है, वहां पे उसकी बुआ उसे लेकर के एडमिट होती है हॉस्पिटल में। जब वहां पे जाती है तो अपने बच्चे को देखकर बहुत ही ज्यादा रोती है, उसे चूमती है, उसे प्यार करती है। डॉक्टर लोग मना करते हैं और कहते हैं कि आप चुप हो जाइए, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। इसके बाद शेखर का फोन आने लगता है, क्योंकि वो कहता है कि थोड़ी देर में आ जाना। वो उसको जब फिक्र होती है तो वो फोन करता है। रंजना फोन को रिसीव करती है और कहती है कि यार मुझे कुछ देर लग जाएंगे, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जो शेखर होता है वो भी चिंता में पड़ जाता है कि आखिर ये क्यों वहां पे रहने के लिए बोल रही थी, ये तो बोल रही थी कि मैं देख करके चली आऊंगी। फिर वो दोबारा जब फोन करता है तो वो कहती है कि हो सकता है तो मैं आज नहीं आ पाऊंगी। वो कहता है कि यार ऐसा क्यों। वो बोलती है कि बच्चे को बहुत ही ज्यादा चोट आई है राजू को, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ। वो कहता है कि तुम अजीब इंसान हो, यहाँ पे तो आए दिन ऐसा कुछ होता रहता है, तो क्या तुम सभी बच्चों को देखने जाया करोगी और उसके साथ रात भर 2 दिन 4 दिन तुम उसके साथ ही रहोगी हॉस्पिटल में? तब तो तुम दिल्ली में रह चुकी। वो कहती है कि नहीं, मैं आ जाऊंगी कल तक। शेखर फिर से शाम को वही रेड लाइट पे आता है जहाँ पे जाम लगा होता है। जो बच्चे होते हैं उनसे वो पूछता है और कहता है कि बच्चे, जो राजू का घर है वहां तक मुझे ले चलोगे? वो बच्चे कहते हैं कि हाँ अंकल जी, हम आपको लेकर के चलेंगे। और बच्चे भी उसके घर तक लेकर के जाते हैं। फिर उसके बाद वहां से वो हॉस्पिटल जाता है। जब वहां जाता है तो देखता है कि जो उसकी सास होती है वो बाहर खड़ी होती है। जब उनसे पूछता है कि रंजना है अंदर, उनको क्या पता था कि वो रंजना का पति है। वो कहती हैं कि हाँ, लेकिन वो अपने बच्चे के साथ में अपना समय बिता रहे हैं। उसके बच्चे की हालत बेटा बहुत ही ज्यादा खराब है। जो शेखर होता है वो हैरान हो जाता है, कहता है कि बच्चा, वो किसका बच्चा है? तभी उसकी सास, उसको समझ नहीं आता है कि ये मैं किससे बात कर रही हूँ। वो सारी सच्चाई बता देती है और कहती है कि ये रंजना का ही बच्चा है, जो पिछली शादी हुई थी मेरे बेटे से, राजू से, उसी का ये बच्चा है। इसके बाद
उसे समझते देर नहीं लगती है, क्योंकि उस बच्चे का भी नाम राजू ही होता है और वो कहता है कि मैं अपने दादी के साथ रहता हूँ। और इसके बाद वो सारी बातें समझ लेता है और कहता है कि ठीक है। वो वहाँ से जब रंजना के पास पहुँचता है, रंजना देख कर के बिल्कुल हैरान हो जाती है। वो सोचने लगती है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, ये तो यहाँ पे भी पहुँच जाए और सब कुछ सच्चाई पता चल जाएगी जो मैंने छुपा करके रखी थी। वो कहता है कि ये कौन है? रंजना रोने लगती है फूट-फूट करके और कहती है कि मैं आपको क्या बताऊँ? वो कहता है कि ठीक है, मुझे जानने की उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो यहाँ से। वो कहती है कि शेखर, अब चाहे कुछ भी हो जाए, आप भी मुझे छोड़ दो, लेकिन मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। एक बार तो मैं अपने बच्चे को छोड़ी और इस हालत में मैंने अपने बच्चे को पाया है। इसके बाद अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती। शेखर कहता है कि कौन बोल रहा है कि तुम बच्चे को छोड़ करके जाओ? हम बच्चे को लेकर के चलेंगे। बच्चा जब स्वस्थ हो जाता है तो शेखर अपने घर जाता है और अपनी माँ को वहाँ से लेकर आता है। जब लेकर आता है और सारी सच्चाई अपनी माँ को भी बता देता है। जब माँ आती है तो कहती है कि बच्चों को भी लेकर के जाएंगे और इसकी दादी को भी लेकर के जाएंगे, क्योंकि जो दादी थी उसका सहारा उसका जो पोता था वही है। तो जब हम उसको लेकर के जा रहे हैं तो दादी को कहाँ छोड़ें। इसके बाद लोगों के बीच हंसी मजाक होता है और वो तुरंत उसकी दादी को और बच्चे रजत को दोनों को साथ में लेकर के जाते हैं और बहुत ही अच्छी जिंदगी उनकी चल रही है। रंजना को एक प्यारा सा बेटा फिर दोबारा हुआ जो होने वाला था 6 महीने के बाद, और बहुत ही प्यारा बच्चा है। दोनों एक साथ रहते हैं और जो रजत है आज पढ़ाई कर रहा है अच्छे स्कूल में और उसकी जिंदगी काफी बेहतर से बेहतरीन कट रही है। परिवार का माहौल बहुत ही अच्छा है। तब से लेकर आज तक उन दोनों के बीच में कभी कोई भेदभाव शेखर ने नहीं किया। वो नहीं समझा कि वो मेरा बेटा है और ये दूसरे का बेटा है। वो अपने जान से भी ज्यादा बच्चों को चाहता है और बहुत ही अच्छे से रंजना भी रहती है। दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।